Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त IPC 24 पर होता है टॉप 10 न्यूज़ का। और ये 10 बजे हम उन तमाम टॉप 10 न्यूज़ पर विस्तार के साथ चर्चा करते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है, क्योंकि सवाल आपका है। सबसे पहले बात करेंगे बड़वानी से, जहां पर बड़वानी के यहाँ पे पाची इलाके से एक सनसनीखेज वारदात इस वक्त सामने आई है, जहां पर महज 100 रुपए की उधारी ने एक व्यक्ति की जान ले ली। उधारी को लेकर हुए विवाद ने इतना भयावह रूप अख्तियार कर लिया कि 3 युवकों ने मिलकर एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हालांकि भेज दिया है। इसके साथ ही परिजनों पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है और कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल उनसे पूछताछ जारी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई को अब किया जाएगा। बात को लेकर के मनीष, उसका दोस्त वीरेंद्र तथा रणछोड़, ये तीनों सोलंकी पटेल फलिया पार्टी के निवासी हैं। तीनों ने फुलसिंह के साथ लात घुसे से मारपीट की, जिससे उसको सीने में एवं गुप्तांगों पर चोट आई, जिसके कारण फुलसिंह की मृत्यु हो गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी आवश्यक लिखापढ़ी करके कल न्यायालय पेश किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। मंडला में एक युवक और युवती के शव संदिग्ध स्थिति में पाए गए, जिसके बाद सनसनी फैलना लाजमी था। मामला ये सामने आया है, नर्मदा किनारे झाड़ियों में युवती का शत विषक्त स्थिति में शव पाया गया, जबकि करीब 100 मीटर दूरी पर ही पेड़ से युवक का शव लटका हुआ था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे और बीते 24 मार्च से ही दोनों ही लापता थे। इस पूरे मामले में पहले ही महाराजपुर थाने में गुमशुदगी और अपहरण का केस दर्ज था। जानकारी के आधार पर SP SDOP मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल को शुरू किया गया। प्रारंभिक अनुमान तो ये जाहिर किया जा रहा है कि शव 5 से 6 दिन पुराना हो सकता है। बहरहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर 2 डेड बॉडीज मिली है। एक की है जिसकी पहले से अपराध दर्ज है 137 तो, और एक लड़का है जो गुमशुदगी उसकी दर्ज है, और एक की बॉडी जो लड़के की है वो पेड़ पे लटकी हुई मिली है, और जो बालिका की बॉडी उस शत विषत स्थिति में मिली है। इसमें दोनों में मरने पश्चात हॉस्पिटल रिपोर्ट आई, उसके अनुसार इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर लोरमी से, जहां पर 21 मार्च को लापता हुआ रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी दामोदर सिंह राजपूत की लाश कवर्धा जिले के पंडरिया इलाके के जंगलों में मिली है। पुलिस ने बीहड़ जंगल में यहां पे जमीन के अंदर दफन हुए शव को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त करवाई। मृतक की पत्नी और बेटी ने शव की शिनाख्त की है। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 संदेहियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इन्हीं संदेहियों से पूछताछ के बाद जंगल में शव के दफन होने की खबर मिली, जिसको बरामद किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस सूत्रों के मुताबिक संपत्ति के लालच में मृतक के रिश्तेदारों ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। खरगोन जिले के बिस्टान में इलाज के दौरान एक 16 वर्षीय छात्र की मौत हो गई है। परिजनों ने निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर PC गुप्ता पर गलत इंजेक्शन और सलाइन लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही मामले की जांच कर निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, वहीं तफ्तीश भी शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक छात्रा पिछले 2 से 3 दिनों से सर्दी जुकाम से पीड़ित थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए एक निजी डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्ता के पास उसके क्लिनिक पर लेकर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके चलते बच्ची की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसके बाद डॉक्टर ने अपनी निजी कार से विजय लक्ष्मी नर्सिंग होम में इस बच्ची को भर्ती कराया, जहां पर बच्ची ने दम तोड़ दिया।
अशोकनगर में ट्रेन के टॉयलेट में युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक की शिनाख्त में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। अशोकनगर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जाता है। आखिर कैसे ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कैसे ये जो युवक है इसने क्यों फांसी लगाई, क्यों अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, वो भी ट्रेन के टॉयलेट में, ऐसा घातक कदम उसने क्यों उठाया है, हर एक पहलू पर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नौ से ज्यादा राज्य, 22 से ज्यादा ठगी की वारदातें और तरीका लगभग एक जैसा। रायपुर के एक ट्रैवल कारोबारी से 19 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। तीन अलग अलग तस्वीरों में दिख रहे ये युवक पहली नजर में बिल्कुल आम लगते हैं, लेकिन इनकी कहानी चौंकाने वाली है। उम्र कम लेकिन शातिर दिमाग इतना तेज कि देश भर के कारोबारियों को अपना शिकार बना लिया। बड़े बड़े कारोबारियों को अपने जाल में फंसाया और फिर लाखों रुपए लेकर फरार हो जाना, यही था इनका बिजनेस मॉडल। रायपुर में भी इन्होंने ठीक इसी प्लान के तहत एक ट्रैवल कारोबारी को निशाना बनाया, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। गुरु नानक नगर निवासी हरदीप सिंह होरा, जो ट्रैवल प्लानर्स नाम से टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी चलाते हैं, उन्हें आरोपियों ने विदेशी करेंसी एक्सचेंज और अमेरिका में होटल बुकिंग का झांसा देकर करेंसी टावर स्थित जैनित को वर्किंग स्पेस में बुलाया और अमेरिकी डॉलर भी साथ लाने को कहा। बदले में आरोपियों ने भारतीय रुपए देने का झांसा दिया। जब प्रार्थी वहां पहुंचा तो आरोपी प्रसुनजीत डॉलर लेकर नोट गिनने की मशीन लाने के बहाने बाहर चला गया, फिर कभी नहीं लौटा। इधर ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर शुरू हुआ इनका काउंटडाउन। पुलिस ने जांच कर आरोपी प्रसुनजीत को कलकत्ता और मयंक और अमन को लखनऊ से गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच की टीम और तेलीबांधा थाने की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उसमें पूर्व में प्रसन्नजीत को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इस घटना में शामिल मयंक शर्मा को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और उसी कड़ी में आज उसके भाई अमन शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य मुख्य आरोपी अभी इसमें फरार है। जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, बल्कि एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो देश के अलग अलग शहरों में 22 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिनमें दिल्ली में 4, चेन्नई में 3, मुंबई, जयपुर और कोलकाता में 2-2, हैदराबाद, सूरत, बेंगलोर और इंदौर में 1-1 वारदात शामिल है। आरोपी खास तौर पर ट्रैवल एंड टूर कारोबारियों को निशाना बनाते थे। हर वारदात में ये 10 से 20 लाख रुपए के बीच की ठगी करते थे। इनके द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए की ठगी अब तक की गई है। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी जो था वो हमेशा एक ट्रैवल एजेंट को निशाना बनाते थे और एयरबीएनबी एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से ये लोगों को सर्च करते थे और किसी होटल, ऑफिस या कोवर्क स्पेस में ये बुला करके उनसे विदेशी मुद्रा में रकम देते थे। रायपुर पुलिस ने इस गैंग की परतें जरूर खोल दी है, लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि मास्टरमाइंड अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। चलिए बात करेंगे रीवा से, जहां पर रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहां पे सकरबट गांव में एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला भी सामने आया। घटना से इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया तो ये जाता है कि आरोपियों ने युवक को जबरदस्ती अपने घर ले जाकर अंदर से ताला लॉक कर दिया।
और रस्सी से बांधकर उसकी जबरदस्ती तरीके से पिटाई लगा दी। इस दौरान 6 से ज्यादा लोगों ने मिलकर युवक के साथ मारपीट की, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इस वक्त उसका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही जांच जारी है। फिर हमारे आगे बढ़ जाते लात मारे हैं, डंडा हुआ रहे थे। तो हम बोले कि कहीं पुलिस आ रही है ना, पुलिस आ रही है तो तुम लोग भी अंदर हो जाओ। हमारे आगे मारे, फिर हम लोग कहे कि हम जा रहे हैं, होगा पुलिस आएगी। फिर तब उनकी बड़ी वाली बहू से बोले कि हमारे साथ लपटा था। तो हम लोग जब गए तो ना उनका कपड़ा फटा था ना कुछ नहीं था। जब पुलिस गई तो ये धोती फाड़ ली, बिलाओ ये बाल छोड़ ली, बोली हमसे लपटा था। ये मार रहे थे बिरहानी से, लात घूसा हाथ से सबसे मार रहे थे। हम लोग गए, दरवाजा खुलवाए, दरवाजा नहीं खोल रहे, ताला अंदर से बंद करके मार रहे थे। बोले काहे भाई मार रहे हो, बंद कर दो, पुलिस को बुलाओ। बोले पुलिस को नहीं बोलना, पहले इसको आग लगा दे। तो हम कहे ना आग मत लगाओ, पहले उसको मारो ना, छोड़ दो। तो नहीं मान रहे थे। गांव के ही बेटा यादव नामक व्यक्ति ने उनको अपने घर बुलाया और घर बुला करके उनके साथ उनके और उनके परिवार के लोगों ने मारपीट करी है। सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला विवेचना में है। दूसरा पक्ष के द्वारा भी सूचना दी गई है, उस सूचना पर भी हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आज उसका प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के किसानों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा है कि किसानों ने छोटे रिचार्ज तालाब और सोख्ता गड्ढे को बनाकर गांव के जल संकट को यहां पे पूरी तरह से कम करने का काम किया है। इस मॉडल को 1200 से ज्यादा किसानों ने अपनाया और इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अन्य राज्यों के लिए बेहद प्रेरणादायक भी बताया है। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने इसे राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरक बताया और प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया। संगठन का और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मन की बात सुने हैं। छत्तीसगढ़ का जिक्र राज्य भी उन्होंने किया है। कोरिया जिले में हमारे किसान जल संचयन को लेकर बहुत जागरूक हैं। वो अपने खेतों में छोटा छोटा तालाब का निर्माण करके 2000 से भी ज़्यादा इस तरह का कंस्ट्रक्शन तैयार करके वहाँ पर वाटर लेवल को अच्छा किया है। पीएम मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम का मध्य प्रदेश में भी आयोजन किया गया था। पहली तस्वीर हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां पर 132वें एपिसोड को सुनने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट परिसर में सामूहिक प्रसारण किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जनता के साथ मिलकर मन की बात कार्यक्रम को सुना। खंडेलवाल ने बताया है कि कार्यक्रम में 2,51,000 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की पहल का भी जिक्र किया गया। T20 में हमारी जीत की बात मोदी जी ने की, फिटनेस बढ़ाने की बात की, युवा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका की बात की, महिलाएं कैसे विकसित हों, डेवलप हों उसकी बात की, क्लीन और ग्रीन इंडिया की बात की, बेंगलोर में जो एजुकेशन को लेके एक नवाचार हुआ उसकी बात की, जल संरक्षण की बात की, अमृत तालाब की बात की, फिशरीज़ को लेके जो हमारी बहनें
अपनी आय का साधन बढ़ा सकती है, उसकी उन्होंने बात की। मन की बात 132वां संस्करण माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये हम सबके लिए देश के प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात है। गैर राजनीतिक विषयों को लाकर के पूरे देश को एकजुटता के माध्यम से सकारात्मक संदेश देने का यह अद्भुत प्रयास है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बात करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 169 नगरीय निकायों में 768 एल्डरमैनों को नियुक्त कर दिया है, जबकि 16 नगर निगमों के साथ ही कुछ क्षेत्रों में सहमति नहीं बनने की वजह से सूची को, यानी कि जो लिस्ट है, उसको होल्ड पर रख दिया है। नगर पालिकाओं में 6 और नगर परिषदों की अगर बात की जाए तो 4 एल्डरमैन बनाए गए हैं। ये कदम केवल पद पूर्ति ही नहीं बल्कि आगामी चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय किए जाने और उनकी नाराजगी को दूर किए जाने की रणनीति के तहत इसको माना जा रहा है। अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता देकर प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने की कोशिश की गई है। विपक्ष ने अब सवाल उठाया है, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी भरपूर जवाब दिया है। कुल मिला के ये इनका जो दूसरी सरकार है, तीसरी सरकार नगर निगम, वो भी फेल हो गई है। दिल्ली की मोदी सरकार तो फेल है ही, सरेंडर किया उसने। दूसरी स्टेट की फेल, अब तीसरी जो थी ये 3 टायर सिस्टम में ये भी फेल हो गया। इसलिए 27 के अंदर नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव होंगे, कांग्रेस एक तरफा जीतेगी और थम्बिंग मेजॉरिटी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं के दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, चाहे पार्टी संगठन हो या फिर एल्डरमैन जैसे दायित्व मिलना। भाजपा के कार्यकर्ता केवल गरीबों की सेवा और प्रदेश और केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। इन नियुक्तियों से आम जनता को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की डिजिटल शिक्षा और दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहराता नजर आ रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और साथ ही स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं 31 मार्च तक ही लेने का निर्देश दिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 6000 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और हजारों स्पेशल एजुकेटर प्रभावित होने जा रहे हैं। पहले इनकी सेवाएं 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। फैसले के बाद अतिथि शिक्षक संघ ने नाराजगी जताते हुए बहाली की मांग की है। 26 मार्च को एक आदेश जारी करके कहा गया कि अब आईसीटी इंस्ट्रक्टर, जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, जो लैब की देखरेख करते हैं, उनकी जो सेवाएं हैं 31 मार्च से समाप्त हो जाएंगी। ये एक बड़ा सवाल है। सरकार के पास जब बजट उपलब्ध है, अन्य चीजों के लिए बजट आपके पास है, तो इंस्ट्रक्टर को बहाल करके जो करोड़ों रुपए आपने खर्च किए हैं प्रत्येक जिलों में, उसे बर्बाद करने में सरकार क्यों तुली हुई है? हमारी मांग है कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर की सेवाओं को बहाल करते हुए उन्हें 12 माह का सेवा काल प्रदान किया जाए। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने आदेश वापस लिए जाने की मांग की है, जबकि बीजेपी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा दिया है। हम लोग 21वीं सदी में है, कंप्यूटर युग में है, हर चीज़ कंप्यूटर से चल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और कंप्यूटर टीचर को ये हटा रहे हैं, गलत है। विकलांग बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएं, कुछ आगे बढ़ें, उनकी ज़िंदगी में भी कोई रोशनी दिखे, उसके लिए मैं समझता हूं कि अगर उनके टीचर्स को हटाना है, ये भी गलत है। कांग्रेस पार्टी ये दोनों टीचर्स को हटाने का विरोध करती है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चाहे नियमित शिक्षक हो, संविदा शिक्षक हो या अतिथि शिक्षक हो, सभी के परिवारों का सदैव ध्यान रखा है। इस मामले में भी सरकार द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिसने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का झूठा वादा करके सरकार बनाई थी और धोखा दिया था, वो केवल और केवल झूठ और भ्रम फैला सकते हैं।
मध्य प्रदेश में टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर विवाद एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक का समय बचा है उन्हें अनिवार्य रूप से टीईटी पास करना होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि 2 साल के भीतर परीक्षा पास करना बेहद जरूरी है, अन्यथा सेवा समाप्ति की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से किया जा सकता है। इस फैसले से करीब 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। प्रदेश भर के 10 शिक्षक संगठनों ने भोपाल के गांधी भवन में बैठकर संयुक्त शिक्षक मोर्चा बनाया है। उन्होंने सड़क पर आंदोलन और कोर्ट में लड़ाई लड़ने की रणनीति को बनाया है। इसके साथ ही सरकार से रिव्यू पिटीशन दायर किए जाने की मांग की है। प्रदेश स्तर की बात है तो ये प्रदेश स्तर पर ही आंदोलन होगा और इसकी रणनीति बना के शीघ्र घोषित कर दी जाएगी कि आंदोलन किस टाइप का होगा, धरना प्रदर्शन रैली जो भी है यहाँ तक है। और दोनों तरह की लड़ाई हमारा शिक्षक समुदाय के लिए हित में हम लड़ेंगे। एक तो न्यायालय की लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे, शासन का ध्यान आकर्षित कराएंगे। शासन हमारे शिक्षकों के हित संरक्षण के लिए पैरवी करे और वो भी हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में रखे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि IIMC एल्यूमिनी एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ चैप्टर के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नाम कनेक्शन रखा गया और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से पहुंचे IIMC के पूर्व स्टूडेंट्स ने संगठन को सशक्त बनाने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता यहां पे निवर्तमान चैप्टर अध्यक्ष प्रकाश चंद्र होता ने की है और इस दौरान सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। रेलवे के सीनियर PRO संतोष कुमार को अध्यक्ष तो वहीं भिलाई स्टील प्लांट की DGM अपर्णा चंद्रा को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई कार्यकारिणी में प्रोफेसर राजेंद्र मोहंती, प्रवीण गोस्वामी और हेमंत पड़िग्रही को उपाध्यक्ष तो वहीं हर्ष दुबे को कोषाध्यक्ष, मृगेंद्र पांडे को संगठन सचिव चुना गया है। इसके साथ ही प्रिया मिश्रा, अविनाश कर, अनुराग कुमार, शोभोमय और सिकंदर और साथ ही प्रहर्ष सिंह को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी टॉप 10 न्यूज से लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी क्योंकि सवाल आपका है।